Hello everyone, welcome to the structure analysis course. This is the lecture third. In this lecture, we will discuss our new chapter, that is development of flexibility and stiffness metrics. Before starting this chapter, I would like to discuss with you some important bending moment diagrams and some centroidal figures. After that, we will start our this chapter. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये फिगर्स पे हम देख लेते हैं एक बार. देखिए, ये हमारे सामने फर्स्ट फिगर है जिसमें हमें बोला गया है कि एक हमारे पास बीम है. देख सकते हैं आप, ये बीम है. इस बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम. क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम. इस सिंपली सपोर्टेड बीम में कहीं सेंटर पे जाके डब्ल्यू लोड लग रहा है, यानी कि पॉइंट लोड लग रहा है. तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है. इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा रहेगी आपकी WL/4. ठीक है. और ये जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट रहेगा आपका, ये अंडर द पॉइंट लोड रहेगा. ठीक है. इसी के साथ अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, जिसमें आपका जो पॉइंट लोड लग रहा है वो इस पॉइंट से थोड़ा ए डिस्टेंस दूर लग रहा है, यानी कि लोडिंग जो है सेंटर पे नहीं लग रही, थोड़ी इसेंट्रिक लोडिंग लग रही है. तो उस जगह पे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फिगर कुछ इस तरीके से रहता है. और ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो पाया जाता है ये अंडर द लोड पाया जाता है और इसकी वैल्यू रहती है WAB/L. इसी तरीके से थर्ड फिगर को ध्यान से देखिए. थर्ड फिगर में हमारा जो लोड लगा है, इस लोड को बोलते हैं हम लोग UDL लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ठीक है. ये थ्रू आउट द लेंथ पे लगा है. तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ पैराबोलिक नेचर की होती है. जो ये नेचर है हमारा, ये क्या नेचर है? पैराबोलिक नेचर. ठीक है. और इसका जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है वो सेंटर पे ही होता है, यानी कि यहाँ से भी L/2 पे और यानी यहाँ से भी L/2 पे. ठीक है. इसी तरीके से फोर्थ फिगर है एक सिंपली सपोर्टेड बीम दोबारा से, जिसके सेंटर पे एक कपल लग रहा है और जिसकी वैल्यू है M kN मीटर. तो उसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनती है. यहाँ से ट्राइंगल डाउनवर्ड और यहाँ से ट्राइंगल अपवर्ड, और ये वैल्यू यहाँ पे M/2 रहती है और यहाँ पे भी M/2 रहती है. ठीक है. इसी के साथ आप देखिए नंबर फिफ्थ, यहाँ पे भी सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे भी कपल लग रहा है M, यहाँ से A पॉइंट दूरी पे लग रहा है और यहाँ से B पॉइंट दूरी पे लग रहा है. तो इस केस में आप लोग देख सकते हैं डायग्राम दोबारा से सेम है, लेकिन ये अंडर द कपल ये वैल्यू रहती है MA/L और ये रहती है MB/L. देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है. यहाँ पे कपल सेंट्रॉइड पे लग रहा है, यानी कि पूरी बीम के सेंटर पे लग रहा है, और यहाँ पे इसेंट्रिक जगह लग रहा है, यहाँ से A डिस्टेंस दूर और यहाँ से B डिस्टेंस दूर. ठीक है. इसी के साथ नेक्स्ट फिगर डिस्कस करते हैं. अगर कभी भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे दो पॉइंट लोड लग रहे हैं, यानी कि यहाँ से भी A डिस्टेंस दूर और यहाँ से भी A डिस्टेंस दूर, तो उस जगह पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ट्रेपेजियम फॉर्म में बनती है और इसके ऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती है WA. ठीक है. तो ये फिगर आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है. ठीक है. देखिए, हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज में देखिए, कॉन्जुगेट बीम पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट CG फिगर्स याद होनी चाहिए हमेशा. CG फिगर्स यानी कि अगर कभी भी हमारा ट्राइंगल बनेगा तो उसका सेंट्रोइड हमेशा मालूम होना चाहिए. अगर मान लीजिए ट्राइंगल जिसकी लेंथ है L और यहाँ पे ये जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है वो यहाँ से A डिस्टेंस दूर है और यहाँ से B डिस्टेंस दूर है, तो जो भी इसका CG होगा वो CG यहाँ से इस एंड से L+A/3 पे होगा और इस एंड से L+B/3 पे होगा. ठीक है. ये हमेशा याद रखना है आप लोगों ने. ठीक है. इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, अगर कभी भी आपकी एक राइट ट्राइंगल है, देख पा रहे हैं, इस राइट ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, अगर इसकी ट्राइंगल की लेंथ L है तो इस परपेंडिकुलर साइड से हमेशा L/3 पे होगा और यहाँ से 2L/3 होगा. ट्राइंगल अगर आपका राइट ट्राइंगल इस शेप में है या इस शेप में है, दोनों राइट ट्राइंगल हैं. ठीक है. तो उसका सेंट्रॉइड हमेशा याद रखना, पॉइंट से होगा 2L/3 और परपेंडिकुलर से होगा L/3. इसी के साथ थर्ड फिगर में देखिए, अगर कभी भी पैराबोला बनेगा तो उसका सेंट्रॉइड जो होता है वो यहाँ से L/2 पे होता है और यहाँ से भी L/2 पे होता है. ठीक है. इसी के साथ नेक्स्ट फिगर है हमारी रेक्टेंगुलर, कि अगर कभी भी आपकी रेक्टेंगल फॉर्म होगा तो उसका सेंट्रॉइड हमेशा यहाँ से L/2 पे और इस पॉइंट से हमेशा L/2 पे होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि अगर कभी भी ये एक तरीके से पैराबोलिक नेचर है. ठीक है. ये ट्राइंगल नहीं है राइट ट्राइंगल, ये एक इस तरीके से एक पैराबोलिक कन्वेक्स शेप है. ठीक है. तो ये पैराबोलिक शेप कभी भी बनेगा तो आप लोगों ने याद रखना है, इसका जो भी CG होगा यहाँ से 3/4L होगा और यहाँ से L/4. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है. देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है. फ्लेक्सिबिलिटी होता है आपका कि एक स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी उसको कहते हैं जब हमें यूनिट फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है आपके सामने. ठीक है. एक स्ट्रक्चर में जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर एनालिसिस है जिसमें सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है. सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं A एंड पे आपका क्या है, फिक्स, और B एंड पे आपका फ्री एंड है, जहाँ पे बस ये माना गया है कि यहाँ पे जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ हॉरिजेंटल है, यानी कि ये B पॉइंट के ऊपर ना ही वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है ना ही यहाँ पे रोटेशन हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे हॉरिजेंटल मूवमेंट को एलो किया गया है. ठीक है. इसी को हम बोल रहे हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम. इस स्ट्रक्चर में अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी निकालना चाहते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट 1 पे जनरेट होगा जब आप यहाँ पे एक यूनिट फोर्स जनरेट करेंगे. यानी कि जब मैं यहाँ पे एक 1 kN की फोर्स लगाऊंगा तो उसके कारण कितना डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा, वही मेरा क्या बताएगा, फ्लेक्सिबिलिटी. और इसको जनरली हम लोग किससे लिखते हैं, डेल्टा से. किससे लिखते हैं, डेल्टा से. यानी कि
डेल्टा बता रहा है कि 1 पे फोर्स लगाने के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट 1 पे जनरेट होगा, वही हमारा क्या बताएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नाउ कम्स टू अवर सेकंड डेफिनेशन, दैट इज द स्टिफनेस। देखिए स्टिफनेस बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी का उल्टा होता है, यानी कि कितना फोर्स हमें चाहिए कि जिससे हमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट मिल सके। कहने का मतलब कि इसी पॉइंट पे दोबारा से एग्जांपल ले लीजिए जिसमें सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बार बी पॉइंट पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट जनरेट करवाना है। क्या करवाना है? यूनिट डिस्प्लेसमेंट जनरेट करवाना है। तो उसके लिए आपको कितना फोर्स यहां चाहिए होगा, वही हमें क्या बताता है, स्टिफनेस बताता है। यानी कि स्टिफनेस को डिनोट करते हैं हम लोग के से, और स्टिफनेस क्या बताता है कि इस जगह पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट जनरेट करने के लिए कितना फोर्स हमें चाहिए, वही हमारा क्या बताता है, स्टिफनेस। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहता है, यहाँ पे यूनिट फोर्स लगाने के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा, वही हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर की, ये आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, कन्वर्स होती हैं। यानी कि स्टिफ, अगर ये क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी, और ये क्या हमारी स्टिफनेस, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, रेसिप्रोकल होती हैं एक दूसरे की। यानी कि इन दोनों का अगर ये दोनों मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाए, देखिए अब यहाँ स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर किया है, यहाँ पे मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है। जब मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो तब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जनरली इनका ऑर्डर होता है m क्रॉस n। m बताता है नंबर ऑफ रोज और n होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसको हम आगे जाके क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस जनरेट करेंगे। फिलहाल अभी आप यही सीखिए कि ये दोनों प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये एक दूसरे के क्या होती हैं, रेसिप्रोकल होती हैं। और इसी के साथ आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आई के बराबर होता है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। अगर आप इन दोनों को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इनका प्रोडक्ट आपको यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम आगे जाके प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।